रात का 1 बज रहा था और सुल्तान हस्बे मामूल अपने घर के पीछे बने स्विमिंग पूल के किनारे बैठा किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। हाथ में इसने कॉफ़ी का मग थाम रखा था और धीमी रफ्तार से चलती हवा इसके सलीके से बनी पोनी से छेड़खानी कर रही थी। फिर इसने अपना मोबाइल निकाला और इनाया का नंबर मिला दिया, जो फ़ौरन ही उठा लिया गया। कैसी हो इनाया, क्या हो रहा था? वो मुहज़्ज़ब लहजे में बोला। बाबा को हार्ट अटैक हुआ है और हम लोग हॉस्पिटल में हैं। इनाया ने इसे बताया तो वो फ़िक्रमंद हो गया। ओहो, ये तो बड़ी अफसोस की बात है। मेरे लायक कोई खिदमत हो तो मुझे बताओ, वो फ़ौरन से ऑफ़र करते हुए बोला। तो इनाया खामोश होकर रह गई। अभी तो कुछ ख़ास नहीं, सब मौजूद है यहाँ, मैं फ़्री होकर तुमसे बात करूँगी। वो मसरूफ़ से अंदाज में बोली तो इसने एक मरतबा फिर से इसे तसल्ली देते हुए फ़ोन बंद कर दिया और मोबाइल एक तरफ रखते हुए कॉफ़ी के घूंट लेने लगा, जो कि ठंडी हो चुकी थी। फिर अचानक से खड़ा हुआ और जैकेट की ज़िप बंद करते हुए फ़ोन जेब में डाला और पास पड़ा हेलमेट उठाते हुए दूर ड्राइवे में खड़ी बाइक की जानिब बढ़ा। अगले कुछ ही लम्हों में इसकी बाइक हवा से बातें कर रही थी। रात के इस वक्त चूँकि रास्ते सुनसान थे, इसलिए वो बेफिक्री से उड़ा जा रहा था। एक इशारे पर इसने रश ना होने के बावजूद अपनी बाइक रोकी और इशारा खुलने का इंतज़ार करने लगा कि अचानक ही एक BMW गाड़ी इसके साथ इशारे पर आकर रुकी। इसने वैसे ही गर्दन मोड़कर गाड़ी की जानिब देखा तो वो देखता ही रह गया, और वजह थी इसमें मौजूद शख्सियत जिसे वो अच्छे से पहचानता था। वो जवाद ही था और इसके साथ कोई लड़की भी मौजूद थी जिससे वो हंस हंस कर बातें कर रहा था। इसने चूँकि हेलमेट पहना हुआ था और इसका शीशा भी काला था, इसलिए इसे देख लिए जाने का कोई इम्कान नहीं था। कुछ ही देर में इशारा खुल गया और गाड़ी तेज़ी से आगे बढ़ गई, लेकिन चूँकि इसे तशवीश हो चली थी, इसलिए इसने एक महफूज फासला रखते हुए गाड़ी का पीछा शुरू कर दिया। कुछ ही देर में गाड़ी एक बिल्डिंग में दाखिल हुई। ये फ्लैट्स थे जो ब्लॉक्स की शक्ल में बने हुए थे। एक इमारत के सामने गाड़ी रुकी और जवाद इस लड़की के साथ उतरते हुए अंदर इमारत की जानिब बढ़ गया। इसने बाइक रोकी और इंतज़ार करने लगा। कुछ ही देर बाद 7वें फ्लोर की खिड़की में रोशनी हुई और पर्दे खोल दिए गए। खिड़की में इसे वही लड़की खड़ी नजर आई और फिर जवाद ने इसे अपने बाजुओं में लेते हुए पीछे की जानिब खींच लिया। ये साले सुधरने के नहीं, मौज मस्ती ने हर हाल में अजीज़ है, वो कुड़ते हुए बोला और बाइक स्टार्ट करते हुए वहाँ से निकल आया। इसका रुख तैमूर के घर की जानिब था और कुछ ही देर में वो वहाँ पहुँच गया। बिल्ली के भागो छींका टूटा, खैरियत मेरे आवारा पंछी, लगता है फिर दिल नहीं लगा और यहाँ चला है। तैमूर इसे देखते हुए अपने अजली अंदाज में मुहावरा दोहराते हुए मुस्कुराया तो वो भी हंस पड़ा। अब मेरा और कौन है तेरे सिवा मेरे इमाम दीन, तुझे ही तंग करना है फिर, वो हंसते हुए बोला। तो तैमूर ने अपना मोबाइल खोलते हुए इसके सामने कर दिया। तेरी वो इनाया तो पूरे ज़ोर शोर से किसी अल्फामन नामी कमांडो का ट्रेंड चला रही है। एक दिन में ये ट्रेंड पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ गया है। एक ही दिन में 25,000 ट्वीट्स हुई हैं और अभी जारी हैं। तैमूर इसके सर पर धमाका करते हुए बोला तो इसने इसके हाथ से मोबाइल छीनते हुए अपनी नज़रें स्क्रीन पर गाड़ दी। बड़ी पावर है सोशल मीडिया की, वो हंसते हुए बोला तो तैमूर भी हंस दिया। इसके अलावा एक ट्विटर हैंडल भी बनाया गया है जिसका नाम IM Alpha 1 रखा गया है और इस पर भी बड़े काम बड़े ज़ोरों शोर से जारी हैं। लोग धड़ाधड़ इस हैंडल पर अपनी राय का इजहार कर रहे हैं और इस साले अल्फा 1 को बड़ा सराहा जा रहा है। काश तू भी किसी फोर्स में शामिल होता तो ऐसे ही तेरी भी पब्लिसिटी हो रही होती। अपने बात के आखिर में तैमूर कहका लगाकर हंस दिया तो इसने हाथ हवा में लहराया, जैसे कह रहा हो कि इन बातों से इसे क्या फ़र्क पड़ना। मुझे ऐसी बातें पसंद नहीं, जो मैं हूँ वो तू जानता है, लगा रहने दे बच्चे लोगों को। वो मोबाइल इसे वापस करते हुए बोला और सोफे पर पैर पसार कर बैठ गया। अभी मैंने इस चिड़ी पहलवान को देखा था, अपने से डबल साइज़ की लड़की को साथ लेकर फ्लैट में रंगरलिया मनाने घुसा है। वो तैमूर की जानिब देखते हुए इसे इस ताज़ा पेश आने वाले वाक़े के बारे में बताने लगा। वो अचंभे से इसे देखेगा। ना कर यार, हमने तो इसे अच्छा खासा डराया था, लेकिन वो साला तो अभी भी इस डगर पर चल रहा है। तैमूर हैरत से बोला। चलने दे भाई, अच्छी बात तो है ये कि इसने इनाया को परेशान करना छोड़ दिया है और हमारे लिए बस इतना ही काफ़ी है, वो बेजारी से बोला। तो तैमूर इससे खाने का पूछने लगा और इसने भी मुंह फाड़ते हुए इसे खाने की चीज़ें मंगवाना शुरू कर दी, जिस पर वो सर पकड़ते हुए ऑनलाइन ऑर्डर करने लगा। अरबाज साहब घर आ चुके थे और सब लोग घर में ही जमा थे। वो इशारों किनारों में तो बता चुकी थी, इसलिए अरबाज साहब मुतमईन अंदाज में अब सब लोगों की मौजूदगी में ऐलान कर रहे थे। मैं इस काम में देर करना नहीं चाहता। ये बात चूँकि अपना देखा वाला ही बच्चा है, इसलिए मैंने फ़ैसला किया है कि जल्दी इनाया का इससे निकाह कर दिया जाए। जब वो इंग्लैंड से अपनी तालीम मुकम्मल करके लौटेगा तो हम लोग फिर इन दोनों की धूमधाम से शादी कर देंगे। अरबाज साहब ने ऐलान किया तो शहबाज साहब ने चौंकते हुए जवाद की जानिब देखा तो वो धीरे से सर हिलाकर रह गया। फिर उन्होंने इसकी जानिब देखा तो वो भी अपना सर झुका गई। भाई जी, बच्चों की पूरी रजामंदी है ना? शहबाज साहब ने जाने क्या सोच कर ये बात कही थी। इनके बाद का जवाब जवाद की तरफ से आया।
जी पापा, इनाया राज़ी है और मेरा भी यही ख्याल है। जवाद इसकी जानिब देखते हुए बोला तो वो सर उठाते हुए अरबाज साहब की जानिब देखने लगी, जैसे कह रही हो कि जवाद ठीक कह रहा है। जाओ यार, कोई मिठाई वगैरह ले आओ, आज बड़ी खुशी का दिन है, उन्होंने जवाद की जानिब देखते हुए कहा तो वो फ़ौरन से गाड़ी की चाबी हाथ में लिए बाहर निकलने लगा। फिर रुकते हुए इसकी जानिब देखा तो वो भी खामोशी से इसके साथ ही चली आई। कुछ वक्त लगेगा लेकिन तुम मेरे साथ एडजस्ट कर जाओगी, वो इसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोला, लेकिन वो खामोशी रही। फिर रास्ते भर वो जाने क्या क्या बोलता रहा, लेकिन वो कहीं और ही पहुंची हुई थी। ज़िंदगी में एक ही मरतबा इसने किसी के बारे में सोचा था और इसे ये बता न पाई थी कि इसकी ज़िंदगी का फ़ैसला हो भी चुका है। आंखें इसकी उबलने के लिए बेकरार थीं, लेकिन वो कमाल महारत से आए आंसुओं को अंदर ही उतारती रही। एक बड़ी जगह से उन्होंने मिठाई पैक करवाई और वापसी की राह हो लिए। घर पहुंचकर सबको मिठाई खिलाई गई और आगे की मज़ीद बातचीत तय होने लगी। रात में शहबाज साहब की फैमिली देर से वापस गई तो वो थकी हारी अपने कमरे में चली आई और फिर कब से रुके हुए आंसू रवानी से इसकी आंखों से बह निकले। वो बेड के किनारे पर टिकी अपने सर हाथों में थामते हुए फूट फूट कर रोने लगी। एक ही बाजी इसने खेलनी चाहिए थी और आज वो भी बुरी तरह से हार गई थी। इसे कुछ एहसास न हुआ कि कब आसमा बेगम कमरे में चली आईं और इसके कंधे पर अपने हाथ से दबाव डाला तो इसने चौंकते हुए सर उठाया। इन्हें अपनी जानिब देखता पाकर वो फ़ौरन से इनके सीने से लग गई और इसके रोने में मज़ीद शिद्दत आ गई। मम्मा, मैं क्या करूं? नहीं होती मुझसे दोगली सियासत। मुझे सुल्तान अच्छा लगता है, लेकिन मैं इसे बता भी न पाई कि मेरी किस्मत का फ़ैसला तो मेरे अपने हाथ तो नहीं। वो बुरी तरह से रो रही थी और अल्फाज इसके मुंह से टूट टूट कर बरामद हो रहे थे। इसे ही किस्मत कहते हैं बच्चे। बेहतर होगा कि अपनी इन ख्वाहिशात को यहीं दफन कर दो, वरना फिर तुम्हारे लिए मुश्किल हो जानी है। इसी का कुछ न बिगड़ेगा। आसमा बेगम इसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली तो वो इन्हें मज़ीद मजबूती से भींच गई। जब इसे पता चलेगा कि मैंने इसके साथ क्या कर दिया है तो वो मुझे कैसे माफ़ करेगा मामा? वो तो बिल्कुल ही टूट जाएगा। वो मुझसे बहुत प्यार करता है मामा, बहुत ज़्यादा प्यार। वो अपने आप में नहीं थी, इसलिए बेरबत से जुमले इसके मुँह से बरामद हो रहे थे। चुप कर जाओ इनाया, तुम्हारे पापा के कान में ये बातें पड़ गई तो एक नया अज़ाब खुल जाएगा। आसमा बेगम इसे खुद में समेटे हुए बोली तो वो बेआवाज़ रोने लगी। अल्लाह सब बेहतर करेगा, तुम खुद को परेशान क्यों कर रही हो? आसमा बेगम इसे मज़ीद तसल्ली देते हुए बोली तो वो सर उठाते हुए इन्हें गुलाबी आंखों से देखने लगी। तुम्हारे पापा की ऐसी हालत नहीं कि इन्हें मज़ीद कोई रंज पहुँचे, बस दे दो ये कुर्बानी, इनकी खुशी की खातिर से ही। आसमा बेगम इसे देखते हुए प्यार भरे लहजे में बोली तो वो धीरे से सर हिला कर रह गई। जहाँ हम सब लोग की सोच ख़त्म होती है ना, वहाँ से अल्लाह अपने बंदों के बारे में भी सोचना शुरू कर देता है। बेफिक्र रहो, कुछ भी बुरा नहीं होगा। आसमा बेगम ने इसे समझाया और इसे इसकी जगह से उठाते हुए बिस्तर पर लिटा दिया और इस पर कंबल बराबर करते हुए कमरे की लाइट बुझाकर बाहर निकल गई। कुछ ही देर में वो गहरी नींद में उतर गई। इन्हें अहकामात मिल चुके थे और मिलिट्री C-130 एयरपोर्ट पर तैयार हालत में खड़ा हुआ था। इन सबको बाई एयर से गर्दू जाना था और वहाँ से देवसाई तक का सफ़र सड़क के ज़रिए तय करना था। वो सब आम हुलिये में जहाज़ में सवार हो रहे थे, जैसे टूरिस्ट का कोई ग्रुप छुट्टियाँ गुजारने के लिए जा रहा हो। वो कांधे पर सफरी बैग लटकाए, आंखों पर गॉगल्स लगाए, रफ से हुलिये में जहाज़ की जानिब बढ़ रहे थे जब ब्रावो 1 ने इसके साथ कदम मिलाए। क्या बात है उस्ताद, बड़े इजी मूड में नज़र आ रहे हो, लगता ही नहीं कि किसी ऑपरेशन पर जा रहे हो। ब्रावो 1 ने इसकी जानिब देखते हुए बोला तो वह मुस्कुरा दिया। यही तो हमारी बात से प्यारे, कोई भी नहीं जानता कि हम कौन है और क्या करने का इरादा रखते हैं। वो ब्रावो 1 को देखते हुए चश्मा नीचे खिसका कर आँख मार गया तो वह हंसने लगा। सारा सामान तैयार है ना? गोश्त वगैरह हम वहीं से गर्दू से ले लेंगे और मसाले वगैरह मैंने बैग में भर लिए हैं। ब्रावो 1 ने इसे देखते हुए अपना हाथ आगे कर दिया, जिस पर इसने ताली मारते हुए इसे तौसीफ़ी नज़रों से देखा। तुम लोग देखना, ऐसा बारबेक्यू खिलाऊंगा कि सारी उम्र याद करोगे। वो हंसते हुए बोला तो ब्रावो 1 चटखारा लेकर रह गया और फिर वो लोग जल्दी से जहाज़ में सवार होने लगे। इनका सामान जहाज़ के कार्गो कंपार्टमेंट में रखवाया जाने लगा और फिर कुछ ही देर में जहाज़ टैक्सी करने के लिए रनवे पर पोजीशन लेने लगा। ये कोई मौसम नहीं था देवसाई जाने का, क्योंकि वहाँ सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ थी और किसी भी किस्म की मुहिम जोई के लिए वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी ने इसे बंद किया हुआ था। लेकिन चूँकि वो लोग कोई आम नहीं थे, इसलिए इनके लिए वहाँ सारा सेटअप लगा दिया गया। जहाज़ ने रनवे पर टेक ऑफ किया और कुछ ही देर में आसमान की बुलंदियों पर पहुँच गया। मुत्तला चूँकि साफ था और इनका जहाज़ भी बड़ा था, इसलिए 1 घंटे से भी कम वक्त में वो सकर्दू एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके थे। वो जहाज़ से नीचे उतरा तो सामने ही 2 अदद पुरानी लैंड क्रूज़र जीपें खड़ी हुई थीं, जिन पर उन्होंने देवसाई तक जाना था। ये अच्छी हालत में थी और इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होती थी, इसलिए वो फ़ौरन से इसमें सवार होने लगा। ड्राइवर भी इन्हें मतलब का ही मुहैया किया गया था।
इसलिए बिना चुओं चरा किए वो इन्हें लेकर मंजिल की जानिब चल पड़ा। पहले तो सड़क ठीक ही थी, लेकिन जैसे ही देवसाई की हदूद शुरू हुई, जीप ने हचकोले खाने शुरू कर दिए, जो इस बात की तस्दीक थी कि आगे इन्हें सख्त हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। बर्फ़ से अटे बड़े बड़े मैदान और दूर बर्फ़पोश चोटियाँ एक अजीब ही मंजर पेश कर रही थीं। देवसाई अपने नाम के मालिक किसी देव की तरह इन्हें खुशामदीद कह रहा था। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इतने बड़े मैदान नहीं देखे। ब्रावो वन की आवाज़ पर इसने चौंकते हुए इसे देखा, वरना वो खुद इस अजीब से शहर में खोया हुआ था। मैं तो ये सोचकर हैरान हो रहा हूँ कि इस वीराने में शंकर त्रिपाठी करने क्या आ रहा है। साले को यही जगह मिली थी अपनी कार्रवाई करने के लिए। वो अजीब से लहजे में बोला तो ब्रावो वन हंस पड़ा। मुझे तो ये जगह भूतों का मस्कन लगती है, ना बंदा और ना ही बंदी की ज़ात। मेरे ख्याल में वो कोई काला जादू टाइप चीज़ करने के लिए वीरानी ढूंढ रहा था, जो इसे यहाँ मुयसर आ चुकी है। ब्रावो वन चुटकुला छोड़ते हुए बोला तो इसकी अपनी हंसी भी निकल गई। ऐसी जगह ही तो इनके लिए भरपूर मौके पैदा करती है। अभी देखो क्या मिलता है हमें यहाँ पर। वो एक सर्द आ भरते हुए बोला और खिड़की से बाहर देखने लगा। गाड़ियाँ अगरचे पुरानी ज़रूर थी, लेकिन बेहतर हालत में थी और अपनी मंजिल की जानिब उड़ी जा रही थी। 1-1.5 घंटे के मुश्किल तरीन सफ़र के बाद वो लोग अपने मुकाम पर पहुँच चुके थे, जो चंद खैमों पर मुश्तमिल एक छोटा सा सेटअप बना हुआ था। खैमों के बीचों बीच एक उगलू नुमा हिट बना हुआ था, जो शायद इनके खाने पीने और इकट्ठे होने की गर्ज से लगाया गया था। गाड़ियों से उतरते ही वो लोग ड्राइवर के बताए खैमों में अपना सामान रखने लगे। मैं इधर आप लोगों के साथ ही रहूँगा, जो खाना पकाना हो वो मैं कर दिया करूँगा, बाकी आप खुद देख लीजिए कि किसने कहाँ रहना है। ड्राइवर मुअद्दबाना अंदाज में बोला तो वो सर हिला कर रह गया। देखने में यही लग रहा था जैसे कुछ मंचलों का ग्रुप इस सर्दी के मौसम में यहाँ एडवेंचर की गर्ज से आया हुआ है। जी जनाब, आपने बोला था कि ऐसा बारबेक्यू खिलाऊंगा कि याद करोगे, तो मैदान आपका हुआ और सामान भी। ब्रावो वन इसे देखते हुए बोला तो वो धीरे से मुस्कुरा दिया और अपना सामान एक तरफ रखते हुए इसमें से ज़रूरत की चीज़ें निकालने लगा। इसे खुद भी काफ़ी भूख महसूस हो रही थी, इसलिए वो और ब्रावो वन खाने का बंदोबस्त करने में जुट गए। सब कुछ बहुत जल्दी में हो रहा था, जैसे अगर देर की तो फिर दोबारा मौका हाथ नहीं आना। 2 दिन बाद ही की तारीख रखी थी इनके निकाह की, क्योंकि फिर जवाद ने इंग्लैंड चले जाना था। इसने कुड़ना और परेशान होना छोड़ दिया था और खोई खोई सी सब कुछ होता हुआ देख रही थी। इनका घर सजाया जा रहा था और ये सब इसके लिए था। इसे ही यकीन नहीं आ रहा था। आसमा बेगम इसे ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर गई थी और निकाह का जोड़ा दिलवा कर लाई थी। मार्केट में भी वो बेदिली से सब कुछ देखती रही और जो उन्होंने दिलाया इसने खामोशी से ख़रीद लिया। इसे अब अंदाज़ा हो रहा था कि इसे सुल्तान से मोहब्बत हो चली है। एक वही तो था जो इसके बिना कहे ही इसकी सारी परेशानियां समझ जाया करता था, और सबसे बढ़कर वो हमेशा सुल्तान के साथ ख़ुद को महफूज समझती। वो बेड के कोने पर बैठी बेचैनी से सोचे जा रही थी और साथ ही ऐसे हिल रही थी जैसे को बच्चा अपना सबक याद करते हुए हिलता है। ये मैंने क्या कर दिया? इसे कम से कम बता ही देती कि मेरे साथ क्या होने जा रहा है। ऐसे तो वो मुझे बेवफा ही समझेगा। वो खुद से मुखातिब होते हुए बोली, अच्छा है वो मुझसे नफ़रत करे, मैं हूँ ही इस काबिल। मोहब्बत करके इसे मिल ही क्या जाता। वो ख़ुद को तसल्ली देते हुए बोली, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा क्या बनेगा? मैं तो इसकी आदी होती जा रही थी, बहुत बुरी आदत पड़ गई थी मुझे इसकी। वो आंखें सख्ती से मेचते हुए बोली। इतनी सख्ती से बंद करने के बावजूद भी आंसू अपना रास्ता बना गए और इसके गाल भीगना शुरू हो गए। इसने आंखें खोलते हुए अपनी हथेलियों की जानिब देखा तो टप टप 2 आंसू इसकी हथेली पर आ गिरे। क्या हो गया मेरी जान, क्यों खुद को अजियत दे रही हो तुम? इसे पता ही न चला कि कब आसमा बेगम कमरे में दाखिल हुई और कब इसके सर पर आ खड़ी हुई। मामा मैं क्या करूं, नहीं हो रहा मुझसे ये सब। वो बेबसी के आलम में बोली तो आसमा बेगम इसके साथ ही बेड पर बैठ गई। अब हो भी क्या सकता है मेरी जान, जो खुद को जलाने और कोड़ने का फिर क्या फ़ायदा। आसमा बेगम ने इसे प्यार से समझाना चाहा। मम्मा वो मुझे बेवफा समझेगा और समझेगा कि मैं हूँ ही ऐसी, फिर अब वो किसी और पर क्या एतबार करेगा। वो आसमा बेगम को देखते हुए करब से बोली तो उन्होंने इसे अपने साथ लगा लिया। ना मेरी जान ना, ऐसा नहीं बोलती। ऊपर वाला तो जानता है ना कि तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जब इसे सब कुछ मालूम है तो सब कुछ फिर इसी पर छोड़ देना। आसमा बेगम उंगली ऊपर की जानिब इशारा करते हुए बोली तो वो अपनी आंखें बंद कर गई। इसी पर तो सब छोड़ा हुआ है, अब देखना यह है कि वो मेरी मदद कैसे करता है। वो एक सर्द आ भरते हुए बोली तो आसमा बेगम इसे दिलासा देने लगी। आप जानती हैं कि मेरी जवाब के मुतल्लिक क्या राय है। सभी जानते हुए तो फिर ये बाबा क्यों न समझ पाए। वो इनके गले लगते हुए बोली, क्योंकि भाई की मोहब्बत बेटी की मोहब्बत पर हावी हो गई, लेकिन वक़्त बड़ा जालिम होता है इनाया। तुम देख लेना कि वो ऊपर वाला कैसे तुम्हारे बाबा की आंखें खोलेगा। आसमा बेगम ने इसे प्यार से समझाया तो बात इसकी समझ में आ गई।
सूरज गुरूब हो चुका था और दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात तक पहुंच गया था। यह तो शुक्र था कि उन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे वो -30 तक रेटेड थे, वरना आम कपड़ों में यूं खुले बैठना किसी भी इंसान को फ्रोज़न फूड में तब्दील कर सकता था। बड़ा साला और रोशन था और एक तरफ को ज़रा हट के वो ब्रावो 1 के साथ बारबेक्यू करने में मसरूफ़ था। गोश्त की बोटियाँ कोयले की हल्की आंच पर चिरचिरा रही थीं और जब जब वो इन पर पिघली हुई चर्बी टपकाता तो एक धुएं का मरगोला सा उठता जो दूर बैठी इसकी टीम को मज़ीद भड़का देता। ओ बॉस, कब तक आपका ये मनोरंजन ख़त्म हो जाएगा? अब तो मेरी अंतड़ियाँ भी आपस में चिपक चुकी हैं। ब्रावो 3 से बर्दाश्त न हुआ तो उसने आवाज़ मार ही थी, काम तुमसे होता नहीं है और खाना ऐसे मांगते हो जैसे किसी शादी पर मिरासी अपना हक समझकर खाने पर टूट पड़ता है। और ब्रावो 3 की जानिब देखे बगैर बोला तो वहाँ मौजूद सब लोगों का एक जानदार कहका फिजा में गूंज कर रह गया। आपको तो हमेशा ही मुझसे को ज़ाती दुश्मनी रही है। बंदा पेट के लिए तो मजदूरी करता है। ब्रावो 3 ने अपनी खिफत मिटाते हुए जवाबी कार्रवाई करना चाहिए और यही बात इसे मज़ीद दलदल में धकेल गई। मजदूरी पेट के लिए की जाती है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ पेट के लिए मजदूरी करना तो बीमारी है। वो ब्रावो 3 को मज़ीद कसते हुए बोला तो अपना समूह लेकर नज़रें झुका गया, लेकिन इसे अभी भी तशफ़ी ना हुई थी। बल्कि मेरी बात सुन, तू वो इंसान है जिसके बारे में किसी नावल में लिखा गया था कि वो बंदा मेहनत मजदूरी करके अपना और सिर्फ अपना ही पेट पालता है। वो हंसते हुए बोला तो अब की बार इसके साथ बैठे ब्रावो 1 ने इसे घूर कर देखा। सॉरी ब्रो, मैं बस इसे थोड़ा तंग कर रहा था। वो फ़ौरन ही सफाई देते हुए बोला तो ब्रावो 1 इसे अजीब से अंदाज में देखने लगा। ओ भाई, मजाक ही कर रहा था, अब तुम ना शुरू हो जाना प्लीज़। वो ब्रावो 1 के अंदाज को समझ चुका था, इसलिए सारा काम छोड़ते हुए इसके सामने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। आइंदा ख्याल रखना, वरना मैंने फिर सबके सामने खुल जाना है। ब्रावो 3 मेरी टीम का हिस्सा है और तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता इसे यूं बकरा बनाने का। ब्रावो 1 ने इसे कड़े तेवरों से घूरते हुए कहा तो इसने अपनी हंसी को रोकने की नाकाम कोशिश की और सारी तवज्जो बारबेक्यू बनाने की जानिब लगा दी, लेकिन अभी भी वो ज़ेरे लब मुस्कुरा ही रहा था। फिर जैसे ही पहला राउंड मुकम्मल हुआ तो इसने प्लेट में बोटियां सजाते हुए एक तरफ हरी चटनी डाली और अपनी जगह से उठते हुए ब्रावो 3 के पास चला आया। ये लो मेरे भाई और मुझे माफ़ कर दो, वरना बगैर माने खाओगे तो पेट ख़राब हो जाएगा। वो हंसते हुए बोला तो ब्रावो 3 ने सब कुछ बुलाते हुए फ़ौरन ही प्लेट थाम ली और हाथ में गोल तवे की चपाती जो दूसरे सिरे पर बैठा ड्राइवर मुशाकी से बना रहा था पकड़ते हुए खाने पर टूट पड़ा। इसे यूं खाता देखकर वो अफसोस से सर हिलाते हुए वापस ब्रावो 1 की जानिब चला आया। वैसे तुम ठीक ही करते हो इसके साथ, ये साला नहीं सुधरने का। ब्रावो 1 3 की जानिब देखते हुए अफसोस से बोला तो वो मुस्कुरा कर रह गया। जाने दो, अपनी प्लेट आगे करो तो मैं तुम्हारा भी मुंह बंद कर दूँ। वो मसरूफ़ से अंदाज में बोला और फिर जल्दी सबके लिए खाना तैयार हो चुका था। रात का समा, सितारों से भरा हुआ आसमान और कड़ाके की ठंड में ये तेज़ मिसाले का तिक्का बोटी कुछ और ही मज़ा दे रहा था। यही वजह थी कि वो लोग सब कुछ बुलाए खाने पर टूटे हुए थे। मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक ऐसा मज़ेदार बारबेक्यू नहीं खाया। ब्रावो 1 दिल से तारीफ़ करते हुए बोला तो वह बस गर्दन झुका कर रह गया। अचानक ही इसे यूँ महसूस हुआ जैसे सामने मौजूद टीले पर जो इन लोगों से महज चंद ही फरलांग दूर था को रोशनी से जली हो। सब खाने में मगन थे, लेकिन इसकी तेज़ नज़रों ने ताड़ लिया। 1 मिनट में आया, वो आम से अंदाज में बोला और उठते हुए अपने खेमे की जानिब चला आया। सुकून के साथ इसने अपने बैग में से नाइट विजन निकाली और इसे आंखों पर चढ़ाते हुए खेमे की पिछली जानिब चला आया। अपना फोकस इसने सामने टीले की जानिब ही रखा था और एक आड़ में होते हुए इसने नाइट विजन ऑन कर ली। इससे सामने टीले पर 2 लोग मौजूद नजर आए जो इसकी तरह दूरबीन से इन लोगों की सारी मसरूफियात को बड़े गौर से देख रहे थे। दोनों में से एक ने अपना मुंह गर्म मफरल से ढाँप रखा था और लॉन्ग कोट पहने वो अंधेरे में किसी अफरियत के मारे नजर आ रहे थे और रोशनी इस लाइटर की थी जिससे एक बंदे ने अपने सिगरेट को सुलगाया था और यही इस बंदे की वो गलती थी जो इसकी नज़रों में आ गई थी। ओ भाई, क्यों खाने को वेट करवा रहे हो? ये लो। अचानक ही ब्रावो 1 इसके पास चला आया और इसकी आंखों से नाइट विजन उतारते हुए अपनी आंखों पर चढ़ा ली। इसने खामोशी से प्लेट थामी और खाने में मगन हो गया। इन दोनों की ऐसी केमिस्ट्री मिलती थी। जैसे वो उठा, ब्रावो 1 को यकीन हो गया कि इसका उठना बेवजह नहीं है, इसलिए वो भी चला आया। तो हमारी टोली जा रही है। अच्छा है, दुश्मन जब बराबर का हो तो खेलने में और ज़्यादा मज़ा आता है। ब्रावो 1 बिड़बिड़ाते हुए बोला तो वो फीका सा हंस दिया। अब होना तो ये चाहिए कि जैसे ही ये लोग यहाँ से निकलें हम लोग एक मोहतात फासला बनाए हुए इनके पीछे चल दें। वो बोटी चबाते हुए बोला, और अगर वो भी यही चाहते हो तब तुम क्या कहोगे? ब्रावो 1 हनूज सामने की जानिब देखते हुए बोला तो वह अचंभे से इसे देखेगा। क्या मतलब? यानी कि वो जानता है कि हम लोग कौन हैं? वो बेचैनी से बोला। अभी तक नहीं जानता, लेकिन अब इसकी नज़र यहाँ वीराने में बैठे कुछ मंचलों पर पड़ चुकी है तो वो मोहतात हो जाएगा।
और हर मुमकिन कोशिश करेगा ये पता लगाने की कि आखिर ये लोग है कौन। हम जानते हैं कि वो यहाँ है और हम इस मामले को अपने तरीके से डील कर लेंगे। अगर इसकी बिछाई हुई बसात पर चले तो ये लाजमी अमर है कि हम इसके जाल में फंस जाएंगे। ब्रावो 1 पुरसोच लहजे में बोला तो सारी बात इसकी समझ में आ गई। ठीक कहा तुमने, हम ये बाजी अपने तरीके से खेलेंगे। वो सर हिलाते हुए बोला और प्लेट में बच जाने वाली बोटी को चटनी के साथ लगाते हुए मुंह में डाल दिया।